Good morning, dear students. Today we will read a new chapter, lesson number 6, Araby. It is written by James Joyce. ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफी भी कहलाई जाती है क्योंकि ये स्टोरी इन्होंने अपने ही खुद की चाइल्डहुड की लिखी है. ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में पढ़ने से पहले आई विल रीड फ्यू लाइन्स अबाउट द ऑथर. जेम्स जॉयस was one of the greatest novelists of England. इंग्लैंड के काफ़ी बड़े नॉवलिस्ट थे. ग्रेटेस्ट मतलब होता है जानी मानी हस्ती थे. ही वॉज बॉर्न इन डबलिन. डबलिन में वो बॉर्न हुए थे. ही केम टू अ वंस प्रॉस्परस मिडल क्लास फैमिली. वो कहाँ से आए थे? एक मतलब फेमस मिडल क्लास फैमिली थी. मिडल क्लास होती है जो मीडियम परिवार के लोग होते हैं. मतलब मीडियम क्लास होता है कि मध्य वर्ग के. From the age of 6 to 16, his education was intensively Roman Catholic. उनकी जो 6 से 16 के बीच में जो उनकी एजुकेशन हुई वो काफ़ी वो मतलब अहम रूप से काफ़ी जो है वो रोमन कैथोलिक थी. रोमन कैथोलिक मतलब जो चर्च वगैरह के उसमें दी जाती हैं. लेटर ही टुक एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज. बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन भी लिया जो कहाँ था? डबलिन में. एंड पास्ट बीए इन 1902, जो कि 1902 में उन्होंने बीए भी पास की. आफ्टर दिस ही वेंट इन वॉलंटरी एग्जाइल. उसके बाद वो वॉलंटरी एग्जाइल पे चले गए. वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा रूप से, यानी कि अपने मर्जी से एग्जाइल पे चले. एग्जाइल क्या होता है बेटा? अपने देश को छोड़कर कहीं और चले जाना. जैसे कि भगवान राम को भी एग्जाइल हुआ था ना. हिज फर्स्ट बुक द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज डबलिनियर वॉज कम्प्लीटेड इन 1905. उनकी जो पहली बुक थी जो कि कलेक्शन था, मतलब एक स्टोरीज़ का एक पूरा कलेक्शन था, इकट्ठी हुई थी वहाँ पर, मतलब बहुत सारी स्टोरियाँ. वो उसका नाम था डबलिनियर वॉज कम्प्लीटेड इन 1905 में वो कंप्लीट हुई थी. हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन. उनकी जो फेमस राइटिंग उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? एक तो जिसका नाम है ए पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जो कि 1916 में हुई. यूलिसेस 1922 में. इसी तरीके से और भी होंगी, उनके नाम यहाँ पर गिवन नहीं है. द प्रेजेंट स्टोरी अरेबी इज़ टेकन फ्रॉम डबलिनियर. जो प्रेजेंट स्टोरी हम वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज़ टेकन फ्रॉम डबलिनियर. डबलिनियर मैंने आपको बताया है मतलब करीब 15 स्टोरीज़ के करीब इसमें कलेक्शन था स्टोरीज़ में से. उन्हीं में से वन ऑफ द अरेबी. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अरेबी स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश. नॉर्थ रिचमोंड स्ट्रीट being blind was a quiet street except at the hour when the Christian Brothers School set the boys free. यानी कि नॉर्थ रिचमंड में जो एक स्ट्रीट थी, गली थी, वो ब्लाइंड थी. बीइंग ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर अंधा नहीं है. मतलब कि जैसे गलियाँ आपने यूजुअली देखी होंगी, बोथ साइड ओपन होती हैं, बट इट इज़ वन साइड क्लोज. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बीइंग ब्लाइंड. ठीक है, बीइंग ब्लाइंड क्यों कहा गया है? कि वो एक तरफ से गली जो है वो बंद थी. वॉज ए क्वाइट स्ट्रीट, बिल्कुल शांत रहती थी, सिर्फ उस घंटे के अलावा जब क्रिश्चियन ब्रदर्स यानी कि जो लड़कों का स्कूल था क्रिश्चियन वाला, वो जब छुट्टी होती थी उसकी फ्री होती थी. जैसे कई गलियां होती हैं उसमें जब बच्चे निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी शोर होता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल काम रहती है. ठीक है. एन अनइनहेबिटेड हाउस ऑफ 2 stories स्टूड एट द ब्लाइंड एंड. अनइनहेबिटेड मतलब होता है जहाँ पर कोई रहता ना हो. हाउस वहाँ पर था एक बिल्कुल ब्लाइंड एंड यानी कि बिल्कुल लास्ट में जहाँ पर वो बंद थी गली. 2 स्टोरीज़ का था, यानी कि उसमें 2 स्टोरीज़ थी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरीके से. ओके. डिटैच फ्रॉम इट्स नेबर्स इन अ स्क्वायर ग्राउंड. और जो किससे अलग होती थी? अपने नेबर के स्क्वायर ग्राउंड से अलग थी, क्योंकि देखो मैंने बताया वो एंड में थी बिल्कुल. तो एंड में यानी कि वो किसी के साथ उसका संबंध नहीं था. द अदर हाउसेज ऑफ द स्ट्रीट कॉन्शियस ऑफ डिसेंट लाइफ्स विद इन दैम. और जो बाकी घर थे स्ट्रीट के, वो वहाँ पर लोग जो हैं बहुत ही अच्छी डिसेंट लाइफ जो है वो जी रहे थे. गेज्ड एट वन अनदर विद ब्राउन इम्पर्टरेबल फेसेस. इम्पर्टरेबल फेसेस का बेटा मीनिंग आपकी बुक में भी है. उसका मतलब है
इम्पर्टर्बेबल का मतलब होता है आपका काम एंड अनडिस्टर्ब, यानी कि वो जो बाकी घर थे वो फेस टू फेस आमने सामने थे, जैसे कि आपकी खुद की गलियों में आपने देखे भी होंगे, लेकिन वो बिल्कुल काम रहते थे, यानी कि शांत रहते थे, अनडिस्टर्ब थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। पहले ही बताया हुआ है कि इस गली में काफ़ी शांति रहती थी, और क्योंकि गली वन साइड क्लोज थी तो कोई आना जाना भी वहाँ पर यूजुअली होता नहीं होगा। द फॉर्मर टेनेंट ऑफ आर हाउस, हमारे घर का जो पुराना टेनेंट था, टेनेंट होता है जो मालिक था उसका, ए प्रीस्ट हैड डाइड इन द बैक ड्राइंग रूम। टेनेंट यानी कि जो वहाँ का मालिक था पहला वाला, वो एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट होते हैं पादरी, वो मर चुका था। कहाँ पर? ड्राइंग रूम में मरा था, जो कि पीछे की तरफ पड़ता था। एयर मस्टी फ्रॉम द हैविंग बीन लॉन्ग एंड क्लोज, और वहाँ पर जो एयर जो है काफ़ी मस्टी थी, मस्टी मतलब होता है जैसे बासी कह सकते हो आप, यहाँ पर जैसे गंदी हवा होती है हम, वो थी क्योंकि वो बहुत दिनों से बंद था। हंग इन ऑल द रूम्स, सारे कमरों में फैली हुई थी। एंड द वेस्ट रूम बिहाइंड द किचन वॉज लिटर्ड विद ओल्ड यूजलेस पेपर्स, और जो किचन के पीछे जगह थी वहाँ पर काफ़ी सारे वेस्ट यानी कि ख़राब चीज़ें जैसे लिटर, कूड़ा कचरा वगैरह इस तरीके से पड़ा हुआ था। अमंग दीज आई फाउंड अ फ्यू पेपर कवर्ड बुक्स, और इसके अलावा मैंने उसमें क्या भी पाई, कुछ पेपर कवर्ड बुक्स भी पाई, जो कि द पेजेस ऑफ विच वर कर्ल्ड एंड डैम्प, जो जिनके पेज जो हैं कुछ मुड़े हुए से हो गए थे। जैसे हम देखते हैं किसी बुकों को हम बहुत दिनों तक ना छेड़े हैं, नहीं संभाल के रखे, तो वो थोड़ी कर्ल टाइप में की मुड़ सी जाती हैं। अमंग दीज आई फाउंड The Abbot by Walter Scott, the devout communicants and the memoirs of Vidocq, ये बुक्स के नेम है बेटा, ये बुक्स थी वहाँ पर। आई लाइक द लास्ट बेस्ट बिकॉज इट्स लीव्स वर येल्लो, मुझे लास्ट वाली पसंद आई क्योंकि उसके जो लीव्स यहाँ पर उसके पेजों को कहा गया है, ठीक है, वो कैसे थे, येल्लो थे। The wild garden behind the house contained a central apple trees, वहाँ पर बीच में क्या थे, एप्पल ट्रीज थे, पीछे की तरफ गार्डन था वहाँ पे। A few straggling bushes under one of which I found the late tenant's rusty bicycle pump, और बहुत सारी जो बुशें थी, बुश होती हैं झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो आपस में काफ़ी उलझी हुई टाइप थी। वहाँ पर मुझे क्या मिली, एक जंग लगी हुई, रस्टी मतलब होता है बेटा रस्टी, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, सेकंड पैराग्राफ में है ये लाइन आपकी, ये देखिए यहाँ पे रस्टी मतलब होता है जिस पे जंग लगा हो, आपने अपने साइंस में भी ये वर्ड पढ़ा होगा। टेनेंट्स मतलब उस जो पहले वहाँ पे टेनेंट था, यानी कि जो पहले मालिक था, उसकी मुझे बाइसिकल पंप मिला। क्या मिला? बाइसिकल पंप तो आपको सभी बच्चों को पता होता है, वो मिला। ही हैड बीन अ वेरी चैरिटेबल प्रीस्ट, वो बहुत ही चैरिटेबल प्रीस्ट था। चैरिटेबल का मतलब बेटा जो काफ़ी दान वगैरह करते हैं, यहाँ पर चैरिटेबल को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। चैरिटेबल प्रीस्ट का मतलब है वो काफ़ी दानी प्रीस्ट था। ये देखिए यहाँ पर चैरिटेबल का मतलब है यहाँ पे दानी, ओके। In his will, he had left all his money to institutions and the furniture of his house to his sister, यानी कि जब वो मरने वाला था तो उसने अपनी विल में वसीयत में क्या करके गया, सारी मनी जो है वो इंस्टीट्यूशंस को दे गया, और जो घर था घर का जो फर्नीचर था वो अपनी सिस्टर को दे गया। When the short days of winter came, जब वो विंटर के दिन आए, शॉर्ट मतलब का यहाँ पर का मतलब है जब छोटे होते हैं, सबको पता है कि विंटर के डेज जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। वी आर रीडिंग इन दिस लाइन, इस लाइन में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, डस्क फेल बिफोर वी हैड वेल ईटन आर डिनर, जो डस्क हो जाती है, डस्क का मतलब यहाँ पर जैसे डॉन एंड डस्क वर्ड आपने पोएम्स में भी पढ़े हैं। डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग और डस्क का मतलब होता है इवनिंग, यानी कि इवनिंग होने से पहले ही, शाम होने से पहले ही हम क्या ले लेते थे, अपना डिनर। वैन वी मेट इन द स्ट्रीट द हाउसेज हैड ग्रॉन सोम्बर, मतलब कि
जब हम आपस में गलियों में मिलते थे, यानी कि जैसे बच्चों की आदत होती है खाना पीने के बाद भी खेलते हैं, तो जब मिलते थे तो घरों में ऐसा लगता था कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांति रहती थी, जैसा कि ऊपर की लाइनों में भी मैं पहले एक बारी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। शांति रहती थी। यहाँ पे सोमवार का मतलब होता है बिल्कुल निराशाजनक होता है, पर यहाँ पर हम इसका मीनिंग लगाएंगे कि मतलब वो बिल्कुल वहाँ पर क्या रहती थी, शांति। और डस्क का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, इवनिंग होता है। ओके, डस्क मीन्स इवनिंग, और सोमवार का मतलब होता है बिल्कुल शांति। घरों में बिल्कुल ऐसा रहता था कोई है ही नहीं, निराशा जैसी दिखाई देती थी। द स्पेस ऑफ स्काई, the space of the sky above us was the color of ever changing violet, and towards it the lamps of the street lifted their feeble lanterns। इसको लालटेन को इंग्लिश में लालटेन कहते हैं। आर जो है थोड़ा सा साइलेंटली बोला जाता है। कि फिर हमारे ऊपर जो स्काई होता था उसका कलर जो है वो अक्सर वॉयलेट चेंज होता रहता था। एंड टूवर्ड्स इट द लैम्प्स, और जो गली में वो लगी हुई थी, लगी रहती हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, उसको रिजेंबल करता था, उसके ऊपर चमक आती रहती थी, क्योंकि गली बिल्कुल क्लोज थी, घर आमने सामने स्टोरीज में बने हुए थे। द कोल्ड एयर स्टंग अस, कोल्ड एयर जो है ठंडी हवाएं जो हमें ऐसे ये स्टिंग का सेकंड फॉर्म है। स्टंग मतलब वो जैसे उनको टच कर रही हो तेज। स्टंग का मतलब ऐसे बेटा होता है डंक मारना। तो लेकिन यहाँ पर डंक मारने का मतलब है ठंडी हवा काफ़ी हमें तेज़ से लगती थी, जैसे कोई चीज़ चुभ रही है। एंड वी प्लेड टिल आर बॉडीज़ ग्लोड, और हम तब तक खेलते रहते थे जब तक कि हमारी बॉडी जो है, यानी कि हम जो है विजिबल होते रहें। विजिबल कहाँ होते रहें? लाइट में विजिबल होते रहें। आवर शाउट्स इकोड इन द साइलेंट स्ट्रीट, हमारे जो चीख बच्चे खेलते हैं तो शांत तो खेलते नहीं हैं, वो जो आवाज़ थी उस साइलेंट गली में इको करती थी। इको का मतलब होता है गूंजना। इको का मतलब क्या होता है? गूंजना। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ इको को, वर्ड को। इको मीन्स गूंजना। ओके, इको करती थी क्योंकि गली बिल्कुल बंद थी और कहीं से इधर उधर आना जाना नहीं था और शांत भी थी, इसलिए आवाज़ इको करती थी। द करियर ऑफ आर प्ले ब्रॉट अस थ्रू द डार्क मडी लेन्स बिहाइंड द हाउसेज, जो हमारा जो खेल था, इसमें करियर का मतलब है उनका एक काम था ये। तो क्या करते थे, खेलते खेलते वो कहाँ चले जाते थे? पीछे की तरफ चले जाते थे, लेन में हाउसेस के पीछे चले जाते थे, जो कि काफ़ी डार्क मडी था, यानी कि अंधेरा वाला जगह थी और बहुत ही मिट्टी से भरी हुई थी। वेयर वी रेन द गाउंटलेंट ऑफ द रफ ट्राइब्स फ्रॉम द कॉटेजेस, जहाँ से हमें किसकी आवाज़ें आती रहती थी? कॉटेज में पीछे की तरफ ट्राइब्स, रफ ट्राइब्स मतलब होता है कुछ जातियाँ रहती थी, उनके कॉटेज क्या होते हैं? झोंपड़ियों में से आवाज़ें आती थी। टू द बैक डोर ऑफ द डार्क ड्रिपिंग गार्डन वेयर ऑर्डर्स अरोज फ्रॉम द एश पिट्स, और पीछे जो है लोगों की एश पिट्स, तुम पता ही है वहाँ वो चिमनियाँ टाइप होती हैं, वहाँ से जो है महक आती रहती थी, जैसे खाना वाना बनता है या किसी भी चीज़ की धुएँ हुए वहाँ से उठते रहते थे और वहाँ के महक भी आती रहती थी। एश पिट्स तो पता ही है, जहाँ पर चिमनियाँ होती हैं वहाँ से आती है, मतलब आप इसको चूल्हा भी बोल सकते हो। यहाँ पर बोला यही क्या है कि उसकी महक आती रहती है, तो कोई भी खाना वाना बनता है तो आपको पता ही है उसकी महक दूर दूर तक जाती है। टू द डार्क अडोर्स स्टेबल्स वेयर अ कोचमैन, बेटे वी विल ऑन द सेकेंड पेज, वेयर कोचमैन स्मूदन एंड कॉम्ड द हाउस और शूक म्यूज़िक फ्रॉम द बकल्ड हार्नेस, यानी कि जो वहाँ पर एक वो जो होते हैं जो घोड़ों को रखते हैं स्टेबल में, वो उनके घोड़ों को जैसे साफ़ सफाई के लिए उन्हें नहलाना धुलाना, उनके बाल काटते दिखते थे, और उन घोड़ों की क्या आवाज़ आती थी? बक्कल की, जो उनके पैरों में लगे होते हैं, आपने देखा भी होगा जब चलते हैं तो अगर सड़क बिल्कुल क्वाइट होती हैं तो आवाज़ें भी उनकी आती हैं। व्हेन वी रिटर्न टू द स्ट्रीट लाइट फ्रॉम द किचन विंडो हैड फिल्ड द एरियाज़, जब हम वापस पीछे खेल कर आते थे तो क्या देखते थे कि किचन में से जो लाइटें आ रही हैं उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर दिया। जैसे थोड़ी सी जगह से कहीं से लाइट आ रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रात में विजिबल होती है। इफ़ माई अंकल वॉज सीन टर्निंग द कॉर्नर, अगर हमें अपने अंकल दिख जाते थे कि वो वापस आ रहे हैं, वी हाइड इन द शैडो अनटिल वी हैड सीन हिम सेफली हाउस्ड,
हम एकदम से छाँव में छुप जाते थे, यानी कि जहाँ उजाला होता था वहाँ से हट जाते थे और ऐसी जगह छुप जाते थे कि अंकल जब तक घर में ना चले जाएं हम लोग बाहर नहीं उनको दिखें। और इफ़ मगन्स सिस्टर, मंगन्स यहाँ पर एक लड़का है जो कि उसका फ्रेंड है ऑथर का, जिसने ये स्टोरी लिखी है। अब उसकी सिस्टर के बारे में बात आ रही है। तो क्या कहा था लाइन में पिछली में कि जब अंकल आते थे और जब तक वो अंदर कमरे में ना चले जाएं, हाउस के अंदर ना चले जाएं, हम जो है उस अंधेरे वाली जगह में छुप जाते थे जहाँ पे लाइट पड़ रही होती थी, वहाँ से हट जाते थे। और यदि इफ़ मगन सिस्टर्स, मगन की सिस्टर आ जाती थी, केम आउट ऑन द डोर स्टेप्स टू कॉल हर ब्रदर इन टू हिज टी, वो उसको चाय के लिए बुलाने आती थी कि जैसे शाम को कुछ खिलाते पिलाते हैं जैसे, तो उसको आवाज़ लगाने आती थी। वी वॉच्ड हर फ्रॉम आर शैडो पियर अप एंड डाउन द स्ट्रीट, और हम उसको फिर शैडोज़ में से, यानी कि जहाँ पर छाँव होती थी वहाँ से, ताकि वो हमें ना देख पाए, हम उसको देखते थे। वी वेटेड। तो बेटा इसमें बताया कि जब वो मगन्स की सिस्टर आती थी डोर स्टेप होता है घर के दरवाजे पे, तो हम लोग उसे छुपकर शैडो में से देख लिया करते थे। और वी वेटेड टू सी वेदर शी वुड रिमेन और गो इन, और ऐसे देखते रहते थे, इंतज़ार करते थे कि कब वो अंदर जाए और या वहीं पर रहेगी। एंड इफ़ शी रिमेन्ड वी लेफ्ट आउट शैडो एंड वॉकड अप टू मगन्स स्टेप्स रिजाइंटली, मतलब होता है कि जब वो वहाँ पर खड़ी रहती थी बुलाने के लिए, तो हम फटाफट से शैडो में से बाहर आ जाते थे, वैसे छुपे रहते थे क्योंकि अंकल ना देख लें कहीं। और जब सिस्टर आती थी तो वो वहाँ पर चले जाते थे उसके पास, जब वो वहाँ डोर स्टेप पे उसकी सिस्टर खड़ी होती थी मगन्स की, ठीक है। वी लेफ्ट आर शैडो एंड, ये होगी ये लाइन, शी वॉज वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार करती थी। हर फिगर डिफाइंड बाय द लाइट फ्रॉम द हाफ ओपन डोर, अब जैसे रात हो रही होती है या अंधेरा होता है तो कहीं से भी थोड़ी सी लाइट आ रही होती है तो वो अलग से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, तो वो जैसे दरवाज़ा आधा खुला होता था तो वहाँ से जो लाइट आ रही होती थी तो उस लड़की की क्या बन जाती थी, शैडो, फिगर की शैडो दिखती रहती थी। हर ब्रदर ऑलवेज टीज्ड हर बिफोर ही ओबेड, उसका ब्रदर उसे हमेशा टीज्ड का मतलब होता है यहाँ पर चिढ़ाता था, जैसे भाई बहनों में एक अलग का रिलेशन होता है चिढ़ाने उड़ाने का, तो वो अपनी सिस्टर को थोड़ा सा टीज़ करता था, चिढ़ाता था और उसके बाद ही उसकी बात को मानता था। एंड आई स्टूड बाय द रेलिंग लुकिंग एट हर, और मैं रेलिंग के पास खड़ा होके देखता रहता था। हर ड्रेस स्वंग एज शी मूव्ड हर बॉडी, उसकी ड्रेस जो है वो हवा में लहराती थी, स्वंग का मतलब होता है लहराना, तो जैसे वो मुड़ती थी तो ड्रेस भी उसके साथ ही मूव होती थी। एंड द सॉफ्ट रोप ऑफ हर हेयर टॉस्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसके जो बालों की एक सॉफ्ट रोप, यहाँ पर उसकी चोटी को बोला है, वैसे तो पिक्चर में देखो कोई चोटी नहीं है पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया तो उसी का मतलब मैं बता रही हूँ कि उसकी चोटी भी ऐसे हिलने लग जाती थी साइड बाय साइड, जैसे मुड़ते हैं तो जैसे ड्रेस मुड़ती थी तो वो भी मुड़ती थी। ओके बेटा। एवरी मॉर्निंग आई ले ऑन द फ्लोर इन द फ्रंट पार्लर वॉचिंग हर डोर, हर सुबह क्या होता था, जैसे कमरे से बाहर निकल के मैं वहाँ पर खड़ा रहता था और उसके डोर को देखता रहता था, दरवाजे को। द ब्लाइंड वॉज पुल्ड डाउन टू विद इन एन इंच ऑफ द साश सो दैट आई कुड नॉट बी सीन, और इस तरीके से लेटा रहता था कि उसका जब मतलब पट्टे पे इस तरीके से लेटा था छुप के, इंच ऑफ द साश सो दैट आई कुड नॉट बी सीन, कि मैं उसको दिखाई ना दूँ। वैन शी केम आउट ऑन द डोर स्टेप माई हार्ट लीप, जैसे ही वो डोर स्टेप पे आती थी मेरा एकदम, लीप का मतलब होता है यहाँ पे धड़कना होता है, तो यहाँ पे उसका हार्ट जो है वो धड़कने लग जाता था। आई रेन टू द हॉल, मैं हॉल की तरफ भागता था। वो क्यों देखता था सुबह आके कि वो कब निकल रही है, क्योंकि सुबह तो स्कूल जाने का टाइमिंग होता है ना, तो वो ये देखने के लिए छुपके से पट्टे से पीछे से उसको देखता रहता था जहाँ पर भी वो लेटा होता था। और फिर जैसे ही वो देखता था उसे, और वो देखते ही वो किधर की तरफ भागता था, हॉल की तरफ। साइज माई बुक्स एंड फॉलोड हर, और अपने बुक्स को हाथ में लेता था। साइज का मतलब होता है यहाँ पे जकड़ना या मतलब अपने से पकड़ लेना अपने पास, और उसको फॉलो करता था, यानी कि उसके पीछे जाता था।
आई केप्ट हर ब्राउन फिगर ऑलवेज इन माई आई, मैं हमेशा उसकी ब्राउन फिगर, यानी कि जो ब्राउन का मतलब यहाँ पर रात को जो थी, रात को जो देखता था वो ब्राउन कलर की होती थी, तो वो उसके दिमाग में 24 घंटे रहती थी. एंड वैन वी केम नियर द पॉइंट एट विच आर वेज डाइवर्स, और जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुँचते थे जहाँ से हमारे रास्ते डाइवर्स हो जाते हैं. डाइवर्स का मतलब बेटा होता है अलग हो जाना, बट जाना. ओके, तो आई क्विकन्ड माई पेस एंड पास्ड हर, और मैं क्या करता था, तेज़ कर देता था अपनी गति को. पेस का मतलब यहाँ पर है गति, सॉरी, पेस का मतलब है यहाँ पर, ये देखिए अंडरलाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे. पेस का मतलब है मैं अपनी चाल को बढ़ा देता था और उसको पास करके पास का मतलब है उसको क्रॉस कर देता था, उससे पास हो जाता था, आगे चला जाता था. दिस हैपन मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, ऐसा हर सुबह ही होता था, हर सुबह होता रहा. आई हैड नेवर स्पोकन टू हर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कैजुअल वर्ड्स, मेरी उससे कुछ खास बातें नहीं होती थी, कुछ कैजुअल बातें ही, ऐसे जैसे हाय हेलो टाइप या कुछ भी, वो ही हुआ करती थी. एंड येट हर नेम वॉज लाइक अ समन्स टू ऑल माई फुलिश ब्लड, और जैसे कि उसका नाम लेना तो मेरे को एक समन जैसा लगता था. समन का मतलब होता है जैसे कहीं बुलावा आ जाता है. समन का मतलब यहाँ पर बुलावा नहीं है, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ, समन का मतलब है उसके जहन में एक लहर सी दौड़ जाती थी उसका नाम लेने के सोच कर भी. ओके, तो बेटा यहाँ पर हमें स्टोरी में पूरा ये मैं बताना चाहूँगी क्या है कि ये एक बच्चा जो जिसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने, ये ऑथर हैं इस चैप्टर के, जेम्स जॉयस, उन्होंने अपने बचपन की कोई कहानी लिखी है. तो उसमें बताया है कि एक पीयर टाइम होता है, यानी कि जब हमारा एक बचपन होता है या यौवनावस्था होती है तो हमारा किसी के प्रति जो है अट्रैक्शन हो जाता है. तो यहाँ पर उसका मगन्स की सिस्टर के साथ अट्रैक्शन टाइप हो जाता है, लेकिन वो उससे बोलता कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे वो उसके बारे में सोचता था तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लग जाता था. इस तरीके की बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं, तो इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो बेटा, गुड डे, हैव स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.